जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रशिया और इंडिया अपनी डेड इकोनॉमी को लेके भाड़ में जा सकते हैं। मतलब उसने बोला तो ये था कि कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया है कि ट्रंप के मुंह को बीच में रख के दोनों पैर फैला करके भारत ने ट्रंप के साथ वो कर दिया जो छोटे बच्चे अक्सर अपने माँ बाप की गोद में किया करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ठोक दीजिए। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कल की वीडियो पे अपना बेशुमार प्यार देने के लिए। दोस्तों, इंडिया ने कर दिया बवाल। इंडिया ने दो नई चीजें दिखा दी हैं। एक आ गई है आईएमएफ की तरफ से और एक आ गई है इंडिया की तरफ से। मैं बता देता हूं क्या ही है। इंडिया की तरफ से जो पहली चीज आई है कि इंडिया ने एक नया बिल ड्राफ्ट किया है जिसमें इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने एक रिपोर्ट निकाल दी जिसमें जो Q2 है उसकी ग्रोथ रेट इंडिया की आई है 8.2%। आईएमएफ की रिपोर्ट को देख करके अमेरिका से लेकर के यूरोप, यूरोप से लेकर जापान, जापान से लेकर चाइना, चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अफ्रीका, सबके सब सर पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई इंडिया ने ऐसा अपनी इकोनॉमी के साथ कर क्या दिया है कि इंडिया इस लेवल पे ग्रोथ करे जा रहा है। जीडीपी के वो नंबर जो किसी ने कभी सोचे भी नहीं थे, खासकर उस दौर में जब इंडिया के ऊपर ट्रंप ने टैरिफ्स लगा रखे और ये स्टेटमेंट दे दियो कि भाई इंडिया और रशिया अपनी डेड इकोनॉमी को लेके कहीं भी जा सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। वहां पे ट्रंप के मुंह पे करारा तमाचा है ये। और ये दोनों मूव ना एक चीज दर्शाते हैं कि इंडिया ना एक बहुत बड़े रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया की जो डेवलपमेंट रेट है वो तो खैर किसी से क्या ही कहने, लेकिन जो इंडिया ने दूसरी चीज करी है जिसमें न्यूक्लियर को प्राइवेटाइज करने की बात की गई है, वो अपने आप में इतनी बड़ी रिपोर्ट है जिसमें आप देखिएगा आने वाले टाइम में अमेरिका आप लोगों के आगे कालीन बिछा करके लेटने के लिए तैयार हो जाएंगे। न्यूक्लियर रिफॉर्म क्यों है और क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, अभी इंडिया जो प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें हमारी जो बिजली बनती है वो है हमारा 8 गीगावाट। वहीं पे इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है एज अ डेवलपिंग नेशन वो है मोर देन 100 गीगावाट, जो हमें नहीं मिलती है न्यूक्लियर से, क्योंकि हमारे देश के अंदर उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है और दूसरा उस तरीके का न्यूक्लियर का मटेरियल भी इंडिया के अंदर नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इस रिफॉर्म के जरिए पीएसयूज अब तक हम यूज करते आ रहे थे जो आउटडेट, आपको पता है सरकारी आदमी कैसे काम करता है। सरकारी आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर, सिया कर, एग्जैक्टली यही चीज चलती रहती थी अब तक पीएसयूज के अंदर। लेकिन अब प्राइवेटाइज इसको कर दिया जाएगा, तो प्राइवेटाइज होने से यहां पे एक प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाएगी और इसमें विदेशों से भी बहुत सारी कंपनियां अंडर आएंगी। और मैं दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, ये केवल स्ट्रैटेजिक मूव इंडिया के लिए एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए ही नहीं है, केवल ये जियोपॉलिटिकली भी एक बहुत बड़ा मूव है। मैं आपको बता देता हूं, मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये रिफॉर्म का मूव केवल इसलिए लाया गया ताकि अमेरिका को अपनी पॉकेट में किया जा सके। क्योंकि आप देखोगे पूरे वर्ल्ड के अंदर दो ही देश हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी पे सबसे ज्यादा चलते हैं, पहला अमेरिका, दूसरा रशिया। रशिया को आप पहले नंबर पे भी ले सकते हैं क्योंकि उसके पास अमेरिका से ज्यादा वेपन भी है और रशिया अमेरिका से ज्यादा बिजली भी यूरेनियम से ही ज्यादा बनाता है। बड़े लेवल पे अगर देखेंगे तो यहां से दोनों कंट्रीज से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स अब इंडिया में आएंगे, क्योंकि ये प्लांट लगाना अकेले इंडिया की कंपनीज के बस की नहीं है। यहाँ पे इन सारे प्लेयर्स को इंडिया में बुलाया जाएगा, उसके टेंडर निकलेंगे, बिडिंग होगी, जो भी होगा, जो कंपनी यहाँ आएगी वो बहुत बड़े लेवल पे मैसिव प्लांट्स बनाएगी, उनको सुचारू रूप से चालू करेगी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। लेकिन और जब ये कंपनियां यहां आएंगी तो इनको क्या दिख रहा है, इनको दिख रहा है बहुत ज्यादा बड़ा पैसा, क्योंकि पावर का मतलब है पैसा, पर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब भी पैसा ही होता है। मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पे एक चीज समझिए, जितनी भी ये बड़ी कंपनियां ये चाहेंगी कि इंडिया के अंदर जो पावर सेक्टर है उसके अंदर आकर के अपने पैर पसार लें, और सबसे ज्यादा बड़ी कंपनीज केवल आपको अमेरिका से मिलने वाली हैं। तो यहां पे इनडायरेक्टली मोदी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है अमेरिका को कि भाई आप देख लो, आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या फिर इंडिया के साथ रहना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो। और ट्रंप है ट्रांजैक्शनल आदमी। एग्जैक्टली इंडिया ने इनडायरेक्टली वही कह दिया है कि इसके जितने भी उद्योगपति दोस्त हैं अब वो इंडिया के ऊपर आए लगाएंगे, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया जो आज तक बंद था। और दूसरी तरफ ये हम लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा ये मैं आपको बता देता हूं कि जब न्यूक्लियर से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो बहुत सस्ती पड़ती है। उसमें केवल एक रिस्क ये होता है कि भाई आपका न्यूक्लियर लीक ना हो जाए और न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है उसको ठीक से डिस्पोज किया जाए, वहां पे कोई सिचुएशन पैदा ना हो जाए, वो हम लोग आराम से टैकल कर सकते हैं। और
इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। मतलब ये जो पूरा लॉ बनाया गया एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, इसमें जितनी भी कंपनीज हैं सबको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर प्लांट्स को मेंटेन रखना है। यहाँ पे जो पुराने प्लांट्स हुआ करते थे हमारे एनपीसीआईएल के और डीएई के, वो सारे के सारे गवर्नमेंट थे एक तरीके से, मतलब पीएसयूज थे। वहां पे उतना प्रोडक्शन नहीं होता था जितनी रिक्वायरमेंट होती थी इंडिया की। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट आम आदमी को कैसे होगा कि भाई जिस इंसान का इस टाइम पे 7 से 8 हजार का बिजली का बिल आ रहा है, न्यूक्लियर पावर अगर आपके यहाँ जनरेट होने लग जाता है तो वो 500 रुपए हो जाएगा। और आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे चेक कर सकते हैं, सेम चीज रशिया के अंदर की जाती है। जहां कहीं पे भी न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है, वहां की इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा सस्ती होती है, बिकॉज अनलिमिटेड एनर्जी है आपकी। केवल एक रिसोर्स लग रही है मैन पावर और आपका रख रखाव, वो ही आपकी सिरदर्दी है। और ये अपने आप में इतना बड़ा स्टेप है, पावर सेक्टर के अंदर की कोई सोच भी नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा बड़ी रेवोल्यूशन लेकर के आएगा इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं आईएमएफ की रिपोर्ट का, जिसमें इंडिया की जीडीपी का जो डेटा आया है वो 8.2% आया है, वो भी Q2 का। Q3 का तो अभी आया भी नहीं है। Q2 का वो डेटा है जिसमें जो पिछले फेस्टिवल्स गए हैं और जीएसटी रेट कट हुआ है वो इंक्लूड ही नहीं था, वो भी आना बाकी है। ये डेटा लोगों की उम्मीद से इतना ज्यादा आया है, लोगों ने सोचा था कि शायद ये 7.5 के अराउंड आएगा, लेकिन ये 8.2% आ गया, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब आपके ऊपर 50% टैरिफ लगे और आप वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री हो जिसपे केवल 50% टैरिफ लगे और कहीं पे नहीं लगे, वहां पे हर किसी ने ये सोच लिया था कि इस प्रेशर के तहत इंडिया दब जाएगा और इंडिया की मार्केट की जो ग्रॉस कंजप्शंस हैं और रेजिलेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पे इंडियन कंज्यूमर्स ने और इंडियन प्रोड्यूसर्स ने वो करके दिखा दिया जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता था, और ट्रंप के मुंह पे एक जोर का तमाचा खींच के मारा है ये। और ये बेंचमार्क कंपैरिजन है। आईएमएफ की इस रिपोर्ट के अंदर खुद ये चीज लिखी है कि इंडिया ने जिस तरीके से रिमार्केबल डिस्प्ले किया है इस चीज का, वो बहुत ही ज्यादा फेनोमेनल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आईएमएफ ने इंडिया को ग्रेड सी की रेटिंग दी है अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी और डेटा को कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे इसी के नीचे यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने एक चीज जो मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड के अंदर। इंडिया ना अभी भी 2011 से 12 के जो मापदंड है वही यूज कर रहा है बेस ईयर के तहत। लेकिन आईएमएफ ने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है अपनी इसी रिपोर्ट के अंदर कि इंडिया उसको चेंज कर रहा है और उसमें इंप्रूवमेंट हमें अगले आने वाली रिपोर्ट्स में देखने के लिए मिल जाएगी, जिससे ये जो ग्रेड सी की रेटिंग आप देख रहे हैं ये और ज्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्रेड सी की रेटिंग का कोई मतलब नहीं है इस चीज से, क्योंकि चाइना को भी सी ग्रेड की ही रेटिंग मिली है और ये केवल और केवल एक मार्कअप है डेटा प्रोवाइड करने का, दैट्स इट। इसका और कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपने ट्विटर पे देखा होगा कि जो ओपोजिशन है उसने काफी सारे मतलब जो हैंडल्स हैं उनके, वहां पे उन्होंने रोना शुरू कर रखा है कि इंडिया को सी ग्रेड की रेटिंग दी है आईएमएफ ने, इंडिया इतना पीछे चला गया है मोदी सरकार के अंदर, इंडिया को आईएमएफ ने सी ग्रेड कंट्री बोल दिया है। मतलब क्या यही डेवलपमेंट हो रहा है, यही हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कुछ नैरेटिव्स आपने वहां देखे होंगे उल्टे सीधे जो चल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये सब बोगस है। इनके पास पता नहीं या तो दिमाग नहीं है या फिर लगाना नहीं चाहते या फिर मतलब बिल्कुल ही भ्रष्ट करके बैठ गए हैं बुद्धि, इसलिए तो इलेक्शन में जीतते नहीं है यार ये लोग। आप देखो ग्रेड सी की रेटिंग मिली है, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने पहले ही नैरेटिव चलाया, कोशिश करी चलाने की अपनी, इनकी बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स पे टूल किट एक्टिवेट हुई, चलो बहुत बढ़िया। उसके ऊपर लोगों ने इनको काउंटर करना शुरू कर दिया। वहीं पे मैं बहुत सारे ट्वीट्स देख रहा था, वहां पे लोगों ने नीचे कमेंट किया हुआ और बैशिंग चल रही है फुल ऑन, मतलब दबा करके बैशिंग की जा रही है। जितने भी लोग इस तरीके की सी ग्रेड का हवाला दे करके गवर्नमेंट को प्रोवोक कर रहे हैं या फिर इंडिया के बारे में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जब इनका ये नैरेटिव नहीं चला तो लोग कह रहे हैं कि 8.2% की जीडीपी का क्या फायदा, जब दिल्ली के सेंटर में तो बहुत साफ सफाई है, लेकिन जैसे ही वहां से 10 किलोमीटर दूर जाते हैं तो सब कुछ बहुत गंदा हो जाता है। तो ऐसे 8.2% जीडीपी का क्या फायदा। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे एक म्युनिसिपल इशू को कंपेयर किया जा रहा है जीडीपी के साथ, मतलब बेसिक सेंस कहाँ है यार। मैं यूजुअली इन सारी चीजों में पढ़ता नहीं हूँ और मैं कभी भी लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता, ना मुझे पसंद है लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना। लेकिन जब कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया इस लेवल पे तैयारी कर रहा है और इस लेवल पे आगे बढ़ रहा है जहां पे पूरी की पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है निगाहें डाल के, पूरी की पूरी दुनिया अपने लिटरली बटुए खोल के बैठी है कि हम आपके देश में आना चाहते हैं और मौका ढूंढ रहे हैं आने का, और आपने रोका हुआ है। क्योंकि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने अभी तक इन लोगों को एफटीए नहीं दिया है, वरना ये तो करने के लिए बैठे हुए ना आपसे एफटीए। वहीं पे आपके देश का विपक्ष अगर इस तरीके की बेहुदा बातें करेगा तो भाई थोड़ा बहुत तो दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो आइडियोलॉजी के साथ हम लोग चल रहे हैं और जिस तरीके से बड़े बड़े रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजिकली शिफ्ट हुआ है ना हमारे का,
ये पाकिस्तान की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, आपको उसका उल्टा बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और एनर्जी के सेक्टर में जरूरी नहीं है कि हम अमेरिका से पार्टनरशिप करें, हो सकता है कि हम रशिया से पार्टनरशिप कर लें, और हो सकता है हम किसी से भी पार्टनरशिप ना करें, अपनी खुद की कंपनीज को, जो हमारे इंडिया के अंदर खुद के स्टार्टअप्स होंगे, देखो स्टार्टिंग में जरूरत पड़ सकती है, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, लेकिन आने वाले टाइम में हम अपनी खुद की कंपनीज को भी उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहां पे वो हमें एक बेटर रिजल्ट देते हैं और वो खुद से ही हो सकता है प्लांट ऑपरेट करने लायक हो जाए। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि अब इंडिया में देखिएगा फ्लड आने वाला है फॉरेन फंडिंग का, और जिस तरीके से मतलब तैयारी की जा रही है वहां पे, ये न्यूक्लियर प्राइवेटाइजेशन हो या फिर कुछ भी हो, आगे आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत ज्यादा बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है, न्यूक्लियर प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि हमारे देश के अंदर एक बहुत टाइम से माइंडसेट चला आ रहा था, अगर किसी चीज को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लेते थे हमारे सोसाइटी के अंदर उस चीज को। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या प्राइवेटाइजेशन होने से, खासकर इस सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इंडिया को बेनिफिट होगा या नहीं होगा? कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों एक बार फिर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।